हेलो बच्चों, तो आज हम कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान विषय के अध्याय समतल में गति अर्थात मोशन इन अ प्लेन के पार्ट 15 वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम एक समान वृत्तीय गति को ही कंटिन्यू करेंगे और इसमें जो विभिन्न भौतिक राशियां होती हैं जो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाई थी उनके बीच में संबंध यानी कि जो रिलेशन होते हैं उनको डिराइव करेंगे। तो और उसके बाद उदाहरण 3.9 को हम समझेंगे। तो सबसे पहले संबंधों में हम सबसे पहला जो संबंध डिराइव करेंगे वो है v और ओमेगा के बीच में। यानी v जिसे हम रेखीय वेग कहते हैं, जो यहाँ पे ये चीज़ है v डैश, यानी कि ये v डैश और ये v, और कोणीय वेग जो ये डेल थीटा की वजह से उत्पन्न होता है उसको उसको हम उनके बीच में हम रिलेशन ढूंढेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये डायग्राम तो मैंने आपको समझाया हुआ था। तो यहाँ पर ये कोई भी वस्तु अगर p से वो p डैश पर जा रही है, तो अगर वो डेल टी समय में यहाँ से यहाँ तक जाने में इस समय अंतराल में डेल टी समय अंतराल में वस्तु द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी? ये डेल एस हम इसको मान रहे हैं पीपी डैश को। तो इस पीपी डैश को अगर हम डेल एस कंसिडर कर रहे हैं तो इसके बाद जो वस्तु का वेग होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास? डेल एस बटे डेल टी, कि जितनी उसने दूरी तय की और जितने समय में उसने दूरी तय की। तो वो हमने लिख दिया v इज इक्वल्स टू डेल एस बटे डेल टी। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये विस्थापन है। अब देखिए, डेल एस को हमने यहाँ से प्रतिस्थापन करना है इसका, यानी कि इसको सब्सटीट्यूट करना है। तो डेल एस मैंने आपको ये पिछली वाली वीडियो में कहा था कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, डेल एस बटे जो आर होता है त्रिज्या। तो यहाँ से हमने इसको डेल एस के मान को सब्सटीट्यूट किया तो डेल थीटा और आर ये आ जाएगा। तो डेल एस की जगह डेल थीटा आर हमने लिख दिया। अब यहाँ से ये जो डेल थीटा बटे डेल टी होता है वो हम जानते हैं कि क्या होता है। वो होता है हमारे पास ओमेगा, यानी कि कोणीय जो दूरी होती है या कोणीय विस्थापन यानी जो थीटा होता है डेल थीटा, उसमें परिवर्तन की दर होती है, उसको हम कहते हैं ओमेगा, कोणीय वेग। तो उसका मान हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये जो रिलेशन है v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आगे आने वाले जो चैप्टर्स होंगे उनमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखेंगे। ये इन दोनों के बीच का रिलेशन हो गया। ठीक है, आसान रिलेशन है, इतना ज़्यादा हमें कुछ करना ज़्यादा नहीं है इसमें। अब हम ढूंढते हैं अभिकेंद्रिय त्वरण और कोणीय चाल अर्थात जो वेग है ओमेगा उसमें संबंध। अब देखिए, आपके पास जो वस्तु के लिए अभिकेंद्रिय त्वरण होता है वो कितना होता है? सोचिए वीडियो को पॉज करके। ए सी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो अब यहाँ पर हम कोणीय वेग को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे? अभी अभी हमने पढ़ा कि v इज इक्वल्स टू क्या होता है? आर ओमेगा। तो यहाँ पे हमने इस वैल्यू को, v की इस वैल्यू को यहाँ पे रख देना है। हमने इसको सब्सटीट्यूट करना है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ से ऊपर और नीचे इस आर को हम कट कर देंगे। तो इसको काटने के बाद हमारे पास ए सी का जो मान आएगा वो इतना आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर। ये भी बहुत आसान रिलेशन था। और ये जो रिलेशन है और जो पिछली स्लाइड में हमने रिलेशन किया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आगे के लिए भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले अध्याय के लिए। अब जो नेक्स्ट है इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड और जो आवृत्ति होती है फ्रीक्वेंसी, इसके रूप में हम निकालेंगे इन जो संबंध हम निकालेंगे, जो हमने पीछे निकाल लिए उन्हीं को। तो सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि आवर्तकाल किसे कहते हैं और आवृत्ति किसे कहते हैं। देखिए, आवर्तकाल किसे कहते हैं? हम आवर्तकाल का सिंपल सा मतलब होता है कि कोई भी वस्तु है उसने वृत्तीय पथ पर अपनी गति करनी है। तो पूरे वृत्त का एक चक्कर लगाने में, यानी कोई वस्तु यहाँ से जब यहाँ इधर की तरफ गति करी, यहीं तक आने में उसे जितना टाइम लगा होगा ना एक चक्कर पूरा करने में, वो होगा आपके पास आवर्तकाल। ठीक है, इसको हम कहते हैं टाइम पीरियड, कि जितना उसने एक चक्कर लगाने में समय लिया। ठीक है, अब आवृत्ति क्या होती है? एक सेकंड में वस्तु जितने चक्कर लगाएगी, जैसे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे इसकी डेफिनेशन तो यही है कि एक सेकंड में वस्तु द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या, वही आवृत्ति है। इसको हम न्यू, ये जो है ये वी नहीं है। वी तो ऐसे होता है जैसे हम वेग कहते हैं, पर ये थोड़ा इस तरीके से है। इसको हम ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे ऐसे ही लग रहा है ये वी की तरह, लेकिन ये ऐसा है। न्यू इसे पढ़ते हैं और इसको हम एफ भी लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे एफ लिख दिया। तो खैर, जो ये आवृत्ति है इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे आपने नोट किया होगा कि किसी भी बस स्टॉप पर अगर एक पर्टिकुलर टाइम पे वहाँ पे बस आती होगी, जैसे मान लिया हमारे यहाँ अगर एक बस स्टॉप है, वहाँ पे आधे घंटे के हर एक आधे घंटे में वहाँ पे एक बस आती है, जैसे अभी बस आई, फिर आधे घंटे में एक बस आएगी। तो यानी कि वहाँ पे ये फ्रिक्वेंसी है कि हर एक आधे घंटे के बाद वहाँ पे एक बस आती है। ठीक उसी यानी कि आधे घंटे बाद वो चीज़ रिपीट होती है। वही एक बस आती है, फिर मतलब वही बस नहीं, बस आती है तो वो चीज़ रिपीट होती है।
इसी तरीके से 1 सेकंड में वस्तु वो जो चक्कर है, वो कितने चक्कर रिपीट करती है केवल 1 सेकंड में। जैसे 1 सेकंड हम लगा रहे हैं, 1 सेकंड वैसे बहुत कम लगता है, लेकिन अगर हम नापने पे उसे देखें तो बहुत छोटे-छोटे उसमें भी हम उसको मतलब बहुत अंदर उसको रेज़ोल्यूशन कर सकते हैं, बहुत छोटे-छोटे उसमें उसको बाँटा जा सकता है, विभेदन किया जा सकता है उसका भी, 1 सेकंड का भी। तो अगर मैंने माना कि 1 सेकंड में वस्तु ने इतने चक्कर लगा लिए, इतने ऐसे मतलब यहाँ से 1 लगा लिया, फिर एक दूसरा भी लगा लिया, तीसरा भी लगा लिया, तो जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी जितने टोटल चक्कर उसने लगाए वो 3 हो गए। तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी में काउंट किया जाएगा 1 सेकंड में। ये मतलब है इसका आवृत्ति का या फ्रीक्वेंसी का कि जितने उसने चक्कर लगाए होंगे। अब ये तो मैंने केवल वृत्तीय गति से रिलेट किया। वृत्तीय गति के अलावा भी फ्रीक्वेंसी का और जगह पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है? तो इसे आपको याद रखना है। अब इसका हम यूज़ करते हैं। देखिए ये जो वृत्तीय जो ये आवृत्ति है, इसको हम F इज़ इक्वल्स टू 1/T भी लिख सकते हैं। आवर्तकाल की आवर्तकाल के साथ इसका व्युत्क्रम संबंध होता है। F इज़ इक्वल्स टू या यहाँ पे न्यू भी लिख सकते हैं आप, न्यू इज़ इक्वल्स टू 1/T। तो अब इसके आधार पर हम इसके रिलेशंस को देखते हैं। देखिए V इज़ इक्वल्स टू डेल S बटे डेल T होता है। ये अभी-अभी हमने देखा था और ये तो हमें पता भी है कि ऐसा होता है। अब देखिए डेल S में जब कोई भी वस्तु वृत्तीय पथ पर गति कर रही है, तो उसके पूरे डेल S को हम क्या कह सकते हैं क्योंकि वो परिधि पर गति करती है, तो उसकी यहाँ पे हम परिधि को लिख सकते हैं 2 पाई r और अपॉन में t, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो ये 1/t है, यहाँ से हम इसको f लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे 2 पाई r अपॉन t आ रहा है, तो हम उसको इस अपॉन t को ऊपर 1/t है ना ये, इसको हम लिख सकते हैं ऊपर की तरफ f करके, यानी कि आगे जो मैंने लिखा है उस तरीके से इसी को हम लिख सकते हैं ऐसे, यानी कि 2 पाई न्यू, r से पहले लिख दिया, 1/t को न्यू, या फिर आप उसे f भी लिख सकते हैं, तो 2 पाई न्यू r। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं v के रिलेशन को। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, ये जो 2 पाई न्यू होता है, इसको रोटेशनल मोशन अगर आप पढ़ेंगे अभी आगे आने वाले अध्यायों में, तो वहाँ पे ओमेगा इज इक्वल्स टू एक कॉन्सेप्ट आता है कि ये 2 पाई न्यू के बराबर है। इसे हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपने कहा एंगुलर वेलोसिटी, तो उसको यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं और इसको आप नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं। तो 2 पाई न्यू यानी कि ये जो 2 पाई न्यू है इसको हम कहेंगे ओमेगा। इसका यूज़ हम अभी आगे करेंगे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि ओमेगा इज इक्वल्स टू ये 2 पाई न्यू है। ये रोटेशनल मोशन यानी जब हम घूर्णन गति करेंगे वहाँ से लिया गया है ये रिलेशन। तो इसका जो हम देखेंगे कि ये कैसे आया, ये सब वहाँ पर देखेंगे हम। अब त्वरण को भी देख लेते हैं। तो ओमेगा की जगह बस हमने क्या करना है, जैसे ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू मैंने आपको बताया, बस यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देना है। तो रिप्लेस करने के बाद हमारे पास ये रिप्लेस करने के बाद ये आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिलेशन हमने देख लिया। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा है कि कोई कीड़ा है, वो एक वृत्तीय खांचे में जिसकी त्रिज्या आपके पास इतनी दे दी गई है, उसमें फंस गया है। अब वो फंस गया वहां पे, तो उसे बाहर निकलना है। तो वह खांचे के अनुदिश स्थिर चाल से चलता है और 100 सेकंड में 7 चक्कर लगा देता है। तो आपके पास जो जो चीजें दी हैं वो हम लिख देंगे। सबसे पहले अच्छा, इस क्वेश्चन में निकालना क्या है कि कण की कोणीय चाल और रैखिक चाल यानी रेखीय चाल v, उसको वो कितनी होगी वो हमें निकालना है। इसका हल देखिए, सबसे पहले हमारे पास त्रिज्या हमें दे दी और वो 100 सेकंड में 7 चक्कर लगा दे रहा है। पूरे वो जो चक्कर लगा रहा है वो कितने टाइम में लगा रहा है, तो हमने मान लिया कि वो एक आवर्तकाल हो गया। आवर्तकाल हमने देख लिया कि वो 100 सेकंड आ गया। ठीक है, मतलब जो टाइम आया वो हमने उतना लिख दिया। और कितने चक्कर लगा रहा है, तो वो 7 चक्कर लगा रहा है। और निकालना क्या क्या है, कोणीय चाल, रैखिक चाल। ठीक है, अब हमने ढूंढना है कि इसका कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाते हैं। अब देखिए कोणीय चाल के लिए आपने ओमेगा इज इक्वल्स टू डेल थीटा बट्टे डेल टी पढ़ा है, पर यहाँ पे डेल थीटा क्या दिया गया है, नहीं दिया गया है। यहाँ पे क्या दिया गया है, टी दिया गया है। अभी अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में पढ़ाया ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू या 2 पाई एफ, और इस 2 पाई न्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं अपॉन टी, क्योंकि न्यू की जगह आप 1 अपॉन टी लिख दिया तो मैंने वो कट कर दिया, लेकिन इसको मिटा दिया जाए अगर इतने को, तो उसको हम 1/t लिख सकते हैं। और t भी आपके पास है, बाकी आपके पास ओमेगा आपको निकालना है, तो यहाँ से ये आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ से हमने इस रिलेशन को यूज़ किया और यहाँ पे ये यूज़ कर लिया कि ये न्यू की जगह हमने 1/t रख दिया। और यहाँ पे हमने मान जब लगाया तो ये तो 2 पाई की जगह आप सिंपल सा 22/7 लिखेंगे, 22/7, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करना तो आसान है। और रेडियन पर सेकेंड आपका कोणीय चाल का मात्रक होता है ओमेगा का। ठीक है, अब इसी तरीके से हम रैखिक चाल निकालेंगे, तो आपके पास इतनी चीज़ें आ गई। अब रैखिक चाल क्या होती है, अभी अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा
v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। क्योंकि देखिए हमारे पास r है, हमारे पास ओमेगा है, तो हम डेल एस बटे डेल टी में क्यों जाएंगे, हम सीधे इस वाले में जाएंगे। तो यहाँ पे r भी है हमारे पास, ओमेगा भी है, वैल्यूज रख दी हमने दोनों की, और इनको जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड आपके पास आ जाएगा। अब इसी का दूसरा पार्ट भी है कि क्या त्वरण सदिश एक अचर सदिश है, तो ये पूछ रहे हैं इसका परिमाण कितना होगा। ठीक है, तो हमें पहले जवाब देना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए वैसे, क्योंकि ये पूछ रहे हैं कि क्या त्वरण सदिश एक अचर सदिश है कि नहीं है। तो देखिए, जो हमारे पास त्वरण उत्पन्न होता है, वो त्वरण उत्पन्न कैसे होता है, वेग के परिवर्तित होने की वजह से। तो वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा बदलती रहती है, क्योंकि वो तो वृत्त के उस बिंदु पर स्पर्श रेखा होती है। अब जब वो परिवर्तित होती रहती है, परिमाण उसका जो वेग का परिमाण है यानी कि चाल है, वो एक समान वृत्तीय गति में सेम रहता है, यानी कि वो स्थिर होने की वजह से वो तो चेंज नहीं होगा, पर वेग दिशा बदलने के कारण चेंज हो रहा है। और उसी वेग में परिवर्तन के कारण जो आपके पास त्वरण है वो चेंज हो रहा है, मतलब वो आपके पास मिल रहा है, आपको चेंज तो नहीं कहेंगे पर वो मिल रहा है आपको, त्वरण की उत्पत्ति हो रही है। और जो त्वरण है वो वृत्त के केंद्र की ओर है, तो त्वरण आपके पास वेग के बदलने से परिवर्तित हो रहा है, इसलिए आप उसको क्या कहेंगे कि ये जो त्वरण की दिशा होगी ये भी परिवर्तित होगी, और इसीलिए आप इसको त्वरण को एक कहेंगे कि एक अचर अचर सदिश नहीं है। मतलब दिशा परिवर्तन होने के कारण, कहने का क्या मतलब है, दिशा वैसे त्वरण की ऐसे है कि यहाँ पे होगी ऐसे करके, हर एक पॉइंट पर केंद्र की तरफ होगी, पर ऐसे चेंज होती रहेगी। मतलब वेग की डायरेक्शन चेंज होने के कारण जो त्वरण की दिशा है वो हर एक बिंदु पर आपके पास केंद्र की तरफ आएगी। यहाँ पे आप इसको अगर अच्छे से थोड़ा और लिखना चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि हर एक बिंदु पर वेग परिवर्तन के कारण जो त्वरण की दिशा है वो केंद्र की तरफ आ रही है, और वो किस तरीके से चेंज हो रही है, हो तो केंद्र की तरफ ही है, पर जैसे वेग वो ऐसे चेंज हो जा रही है, फिर इस तरीके से ऊपर हो जा रही है, फिर ऐसे हो जा रही है तो केंद्र की तरफ, तो वो चेंज हो रही है। इसकी वजह से जो त्वरण है वो एक अचर सदिश नहीं है, क्योंकि वेग परिवर्तित हो रहा है, और वेग परिवर्तन होने के कारण जो त्वरण है वो केंद्र की ही तरफ है, लेकिन जो वेग परिवर्तन है उसके कारण उसकी दिशा बदल रही है वृत्त के केंद्र की तरफ, पर वो इस डायरेक्शन में हमें दिख रहा है, इस डायरेक्शन में दिख रहा है वृत्त के केंद्र की तरफ, लेकिन इस तरीके से दिख रहा है, तो ये वो एक अचर सदिश नहीं है, क्योंकि वेग परिवर्तित हो रहा है इस वजह से। अच्छा, अब त्वरण का परिमाण हमें निकालना है। हमारे पास ये सारी की सारी चीज़ें हमें उपलब्ध है यहाँ पे, तो इनका यूज़ करना है हमें। अब देखिए हमने क्या किया, हमारे पास क्योंकि ओमेगा स्क्वायर आर हमने पढ़ लिया है, ओमेगा दिया है, आर हमें पता है, तो हमने सिंपल सा इस फॉर्मूले में लगाया मान, और ये हमारे पास ये आंसर आ गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो इस वीडियो में आज हमने रिलेशन निकाले हैं कुछ। सबसे पहले v और ओमेगा में हमने रिलेशन निकाला, जिसका मान हमने v इज इक्वल्स टू डेल एस बटे डेल टी से स्टार्ट किया था निकालना। इस डेल एस को हमने सब्सटीट्यूट किया था जो डेल थीटा की वैल्यू से किया था, तो हमारे पास फिर हमें ये मिल गया था। उसके बाद हमने अभिकेंद्र त्वरण यानी कि a और कोणीय चाल यानी कोणीय वेग भी हम उसे कह सकते हैं, उसमें संबंध ढूंढा, जो हमारे पास ए सी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर था। उसमें हमने ये वाली वैल्यू रखी थी, और ये वाली वैल्यू रखने के बाद हमारे पास ये मान आ जाता है AC का। ठीक है, ये हमारे पास आ गया था। इसके बाद हमने आवर्तकाल को समझा, आवृत्ति को समझा कि ये दोनों क्या होते हैं, वृत्त का एक चक्कर लगाने में टोटल समय, और फिर आवृत्ति हमने देखा कि 1 सेकंड में वस्तु जितने चक्कर लगाएगी वो आवृत्ति है। और फिर इसके रिलेशन को हमने इस तरीके से डिराइव किया, इस तरीके से 2πr/t, क्योंकि 1/t को हम न्यू या एफ लिख सकते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था। और उसके बाद हमने इसमें भी ओमेगा को प्रतिस्थापित करके यहाँ से इसको इस तरीके से लिख दिया था। ठीक है, और अगली जो वीडियो होगी उसमें हम इस पूरे अध्याय के सारांश को समझेंगे, यानी कि जो जो चीज़ें हमने सीखी हैं इस अध्याय में उन चीज़ों को हम संक्षिप्त में समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू।